आप देख रहे हैं मुद्दा, बात कर रहे हैं। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी चल रही है, घमासान भी चल रहा है, आडवाणी नाराज हैं और नरेंद्र मोदी, तैयारी पूरी हो रही है लगभग सबसे बड़े नेता के तौर पर उन्हें पेश करने की बीजेपी के लिए। विनोद, हमने एनडीए की बात की कि भाई एनडीए भी देखना होगा, आगे की हम बहुत कदम आगे चले गए, लेकिन जब चुनाव जीतना होता है आपको अपने कार्यकर्ताओं, अपने स्वयंसेवकों को भी कॉन्फिडेंस में लेना होगा, उनको भी उत्साहित करना होगा। उनकी मांग अगर नरेंद्र मोदी है जो है, तो क्या यह दबाव भी केंद्रीय नेतृत्व को, बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को झेलना पड़ रहा है? देखो मेरी बात सुनो, एक मैं क्रिकेट की एनालॉजी अडॉप्ट करूं। क्रिकेट में आप डिसाइड कर लो, 12 लोग की टीम होती है, 12th मैन छोड़ दीजिए, 11 की टीम होती है। आपको ये सचिन तेंदुलकर ही खेलेगा और कोई दूसरा नहीं खेलेगा। कोई जनता कह रही है, जो स्टेडियम में बैठे हुए लोग वो इसी पे ताली बजाते हैं, यही खेलेगा सिर्फ। अरे तो कार्यकर्ता ही तो आगे बढ़ाएंगे पार्टी तो को। सही, एल.के. आडवाणी ने एनडीए के लिहाज से जो 2 बातें अहम कही हैं, जिनका चर्चा कहीं नहीं हुआ उसके बाद, वो ये थी कि एनडीए शुड हैव अ चार्टर फॉर माइनॉरिटीज और हमारा फोकस एनडीए प्लस पे होना चाहिए। अब एनडीए प्लस तो नरेंद्र मोदी के साथ नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मोदी को कल आप डिक्लेयर कर दें प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट, तो एनडीए माइनस परसों हो जाएगा। एनडीए कहां है पहले? अच्छा सुनिए, दूसरी बात, 3 तो पार्टियां, दूसरी बात कि एनडीए, मान लीजिए कि नरेंद्र मोदी के तत्वावधान में वो तेंदुलकर की तरह बाजी खेलते हैं, 100 तो तेंदुलकर ने भी नहीं बनाया कभी, तो मान लीजिए कि 100 कर लेते हैं, फिर भी 72 कम रहेंगी सीटें। अभी तो 115 पर हैं। सुनिए तो सही, मैं तो हो सकता है सेंचुरी से नीचे चले जाएं। सुनिए तो सही, हो सकता है डबल डिजिट में आ जाएं। अरे सुनिए तो सही, मैं तो आपके चहेते नेता के पक्ष में ही बोल रहा हूं कि 200 तक ले आएंगे, लेकिन 200 के बाद जो 72 चाहिए होंगी, 2014 और 2019 के बीच में वेस्ट बंगाल में, यूपी में और बिहार में चुनाव होने, तो 200 भी लाएंगे तो एनडीए प्लस कहां से बनाएंगे? आडवाणी इस बात को जानते हैं, लेकिन त्रासदी यह है कि जब आदमी बुजुर्ग हो जाता है तो बच्चे भी उसकी बात नहीं सुनते। और दूसरी सुन लो और आडवाणी को, अगर आप आडवाणी की जो मिनिस्ट्रियल जो पावर में उनकी शुरुआत हुई थी, वो मोरारजी देसाई के नेतृत्व में हुई थी। ही वॉज एन 80+ लीडर एंड ही वॉज रैमरॉड शॉर्ट लाइक दिस। महमूद मताई ने लिखा था कि किसी ने पूछा कि हाउ विल यू डिफाइन मोरारजी देसाई, उन्होंने कहा कि पुट अ गांधी कैप एट द टॉप ऑफ द अशोक की लाट एंड यू विल गेट मोरारजी देसाई। सेम अप्लाइज टू मिस्टर आडवाणी। जो आपने बात की, आडवाणी इज ऑल्सो रैमरॉड स्टेट। मैं समझ गया। जो आप बात ये कह रहे हैं, क्या बीजेपी में एक बड़ा धड़ा है, मैं सिर्फ धड़े की बात नहीं कर रहा हूं, जो दरअसल ये सारी चीजें समझते हुए भी ये जानता है कि आपको मोदी के साथ क्या है, आप ध्रुवीकरण भी कर सकते हैं, हिंदुत्व का एजेंडा भी खेल सकते हैं और विकास उसका नारा भी बुलंद कर सकते हैं। क्या मोदी मजबूरी बन गए हैं बीजेपी की इसीलिए? नहीं, मुझे लगता है कि कहीं जो आप लोग कहते हैं कि जो उसका कार्यकर्ता है वो कह रहा है, मुझे नहीं पता कि कुछ सर्वे हुआ है कार्यकर्ता का, मीडिया ने इतना बड़ा हाइप बनाया है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड ने इतना बड़ा हाइप बनाया है। बीजेपी का कहीं भी कोई कार्यक्रम होता है, सबसे ज्यादा मोदी के लिए तालियां बज रही हैं। मुझे कहने दीजिए कि वो एक सवाल उसके ऊपर भी उठना चाहिए। दूसरी बात यह है कि सिर्फ कार्यकर्ता के कहने से आप प्रधानमंत्री नहीं बनाते। कार्यकर्ता तो सब पार्टियों के इसी तरह से करते हैं, सारे प्रधानमंत्री बन जाएं, इस तरह से प्रधानमंत्री बनते नहीं है। तीसरी बात यह है, जो राजदीप ने बात कही थी, मैं उसमें ऐड करना चाहूंगा कि इंदिरा गांधी का जमाना खत्म हो गया 20 साल पहले। आज अगर रोल मॉडल आपकी इंदिरा गांधी है, मैं भी इस बात को काफी दिन से कह रहा हूं कि मोदी जी के रोल मॉडल इंदिरा गांधी है, लेकिन गलत टाइम पे बहुत देर कर दी उन्होंने। आज आपका रोल मॉडल मनमोहन सिंह होना चाहिए। अगर मोदी का रोल मॉडल मनमोहन सिंह हो तो प्रधानमंत्री बन सकते हैं वो, लेकिन इंदिरा गांधी नरेंद्र मोदी की ताजपोशी की तैयारी हो रही है, गाहे बगाहे क्या बीजेपी ये संकेत दे रही है कि अकलियत के वोट मिले या ना मिले, हमें पहले अपने वोट बैंक को फिर से अपनी ओर आकर्षित करना है? इसका मतलब है वो ये कह रहे हैं कि हमारे साथ आज हिंदू भी नहीं है, आज हमारे साथ जो हिंदुत्व का वोट था वो भी नहीं है, आज हमारे साथ आम जनता नहीं है, इसलिए हम अकलियत के वोट को छोड़ो, कम से कम इसे बचा लो। तो बचाने वाली बात है तो ठीक है, लेकिन अगर सरकार बनाने वाली बात है, जो आप ताजपोशी की बात कर रहे हैं, तो ताज ऐसे नहीं पहने जाते। राजदीप आपको जोड़ना चाह रहे हैं? राजदीप, नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं कि आज की तारीख में नरेंद्र मोदी जो है वो हिंदुत्व का नारा नहीं ले रहे हैं।
नरेंद्र मोदी जानते हैं कि एक बार वो प्रधानमंत्री के चेहरा बन जाए, हिंदुत्व वोट जो बीजेपी की जो कोर कॉन्स्टिट्यूंसी है वो उनके साथ आएगी। वो जो बात अपने वोटर के सामने रखना चाहते हैं, खास करके युवा पीढ़ी के सामने, कि मैं मजबूत नेता हूं, मैं आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर हूं, मैं जो भी मेरे राह में आएगा मैं उसे खत्म कर दूंगा, ये उनका है, ये राज उनका है। आप जानिए वो रैम्बो की राजनीति कर रहे हैं। ये उनकी खासियत है, ये उनकी ताकत भी है और ये उनकी कमजोरी है। ताकत इस वजह से है क्योंकि दूसरी और मनमोहन सिंह है, लोग समझते हैं कमजोर नेता है, और देश में एक माहौल बन गया है कि जब तक मजबूत नेता नहीं आएगा तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन मजबूत नेता कोalition में की राजनीति में सबको लेकर आपको जाना पड़ेगा, और ये खूबी नरेंद्र मोदी में नहीं है। यही डर है, यही डर बीजेपी नेताओं में भी है कि ये एक बार कुर्सी पर बैठ गए, ये हमें खत्म कर देंगे। यहां मैं इंदिरा गांधी की एनालॉजी लेके आ रहा हूं कि एक बार नरेंद्र मोदी कुर्सी पर बैठ गए, ये बाकी सब नेताओं को खत्म कर देंगे। मोहन गुरुस्वामी साहब, स्वॉट एनालिसिस जो अभी राजदीप ने किया, स्ट्रेंथ वीकनेस एनालिसिस टेस्ट अगर हम करें, क्या इसी के चलते एक हवा, एक रुख नरेंद्र मोदी के फेवर में होता दिख रहा है क्या बीजेपी में? देखिए इनकी जो कंपैरिजन, तुलना जो हो रही है इंदिरा गांधी जी के साथ, ये तो बिल्कुल गलत है। इंदिरा गांधी जी जो भी राजनीति करते थे ऑन द बेसिस ऑफ आइडियाज, ऑन द बेसिस ऑफ इश्यूज करते थे, या बैंक नेशनलाइजेशन हो या प्रिंसेस की डी रिकग्नाइजेशन हो, उस पर राजनीति करते थे। और उन्होंने अपने कोलिशन भी बनाया, उन्होंने पहले सरकार जो चलाया कोलिशन सरकार था लेफ्टिस्ट के साथ, तो वो अकोमोडेटिव भी थे और उनकी विजन भी क्लियर थी। मिस्टर नरेंद्र मोदी जो है एक यूनिक टाइप ऑफ इंडिविजुअल है, जो कोई ऑपोजिशन सह नहीं सकते। कल देखिए, मैं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल की आर्ग्यूमेंट्स मैं सुन रहा था सुप्रीम कोर्ट में। इंदिरा जयसिंह ने कहा कि ईश्वर जहां केस पे इसे हमको ये पता चलनी चाहिए किसने मारा है उसको, और उसने हरेन पांड्या की बात उठाई। ये चीज जो है, गुजरात का मामला हो, जो गोधरा के बाद जो राइट्स हो, ये हरेन पांड्या का मामला हो, ईश्वर जहां के, ये सारे आके बड़े मुद्दे बन जाएंगे अगले महीनों में जी। अब जो बीजेपी के नेता जो सोचते हैं, आगे जो देखते हैं, वो ये सब जानते हैं कि ये सब इश्यूज आने वाले हैं आगे। ये इश्यूज, तो अगर पार्टी पे ये इश्यूज लग जाएंगे तो इनको डिफेंड करते पार्टी अपनी जो भी थोड़ी भी हैसियत है वो भी घटा लेगी। तो पार्टी के लिए ये दिक्कत भी हो सकती है। लेकिन पार्टी का तो अपना वजूद होता है ना प्रभु, पहले अपना वजूद बचाएंगे या बाकी बातें ज्यादा करने लग जाएंगे? क्या यहां पर हमें व्यावहारिक राजनीति और व्यावहारिक राजनीति का विश्लेषण करना होगा? हाँ, पर मेरे से तीखी मत करना होगा। मेरे को बोलने देना जैसे मैं बोलना चाहूंगा, क्योंकि बाकी बोलने दे रहा, मेरे को वो नहीं बोलने दे रहे। सवाल ये कि आप मत भूलिए कि 1996 के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी भी प्रधानमंत्री बने थे, सबसे बड़ी पार्टी के नेता थे। उस जैसा व्यक्ति जब एलाइज को एक्सेप्ट नहीं हुआ, बाकियों को 13 दिन के अंदर इस्तीफा देना पड़ा, क्या इनको कोई एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा? ये मानता हूं कि नरेंद्र मोदी ईमानदार आदमी है। क्या यही खेल कर दिया आडवाणी जी ने कि अब बाकी घटक करेंगे कि जब आडवाणी को कबूल नहीं है नरेंद्र मोदी, हमें कैसे कबूल हो सकते हैं? आप कह रहे हैं ना, मैंने नहीं पूछा आडवाणी से, आपने पूछा होगा तो पता होगा आपका, मेरे को नहीं कहा उन्होंने ये बात कि उनको एक्सेप्टेबल है कि नहीं है। परंतु जब 1996 के अंदर ध्रुवीकरण जब होता है, नरेंद्र मोदी अच्छे आदमी हो सकते हैं, ईमानदार हो सकते हैं, अच्छा काम किया है, जैसे आडवाणी जी ने कहा कि विकास था वहां पर, उसको आपने आगे बढ़ाया। परंतु बार बार मैं जो कई बार सवाल उठाता हूं कि नरेंद्र मोदी जो हैं व्यक्ति बड़े हो गए हैं पार्टी से, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी थे, पर अटल बिहारी वाजपेयी की एक्सेप्टेबिलिटी ज्यादा थी, इनकी उतनी एक्सेप्टेबिलिटी अपनी पार्टी में नहीं है, बाहरों से कहां से होगी? और दूसरा सवाल यह है कि शिवराज चौहान को बार बार कहते कि वो बड़ा नेता नहीं, क्योंकि कॉर्पोरेट उसके साथ नहीं है, भोपाल के अंदर कोई बड़ा इंडस्ट्रीज नहीं है, वहां कोई अंबानी नहीं है, वहां कोई अडानी नहीं है, वहां कोई रुइया नहीं है, इसलिए कोई बातचीत करे, वहां कोई मीडिया के लोग भी नहीं है जिनके अंदर पार्टनरशिप हो किसी के और की हो। ये सब जो चलता है कि मोदी एक अच्छे कैंडिडेट हो सकते हैं, परंतु पार्टी के अंदर उनसे बड़े अच्छे कैंडिडेट भी हैं। कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनने का मतलब, कोई भी मुख्यमंत्री आज तक प्राइम मिनिस्टर का दावेदार मुख्यमंत्री होते हुए नहीं बना कभी भी, उसको छोड़ के आना पड़ता है, जैसे देवेगौड़ा को बाद में बनाया गया उसके बाद। परंतु मोदी के मुकाबले में अगर खड़ा करें, मोदी पहले अपने पार्टी में एक्सेप्टेबल तो हो जाए, वर्कर्स में हो सकते हैं, अपने पार्टी में एक्सेप्टेबल हो जाए। राजदीप, जो हम देख रहे हैं, लालकृष्ण आडवाणी का हमने जिक्र किया, यहां पर मैं चाहे यशवंत सिन्हा हो, जसवंत सिंह हो, उमा भारती हो, शत्रुघ्न सिन्हा हो, बीसी खंडूरी हो, भगत सिंह कोश्यारी हो, तमाम नेता इनमें से बहुत से हाशिए पर भी गए हुए हैं, ये बात मैं कंसीड करूंगा। लेकिन क्या लालकृष्ण आडवाणी ने अपनी नाराजगी का खुला इजहार करके ये बात
घटकों के मन में भी और पुख्ता कर दिया है कि वो कह सकते हैं भाई तुम्हारे घर में ही लोग कबूल नहीं रहे हैं, हम कैसे मान लें नरेंद्र मोदी को। क्या ये एक और दिक्कत आएगी नरेंद्र मोदी के सामने? देखिए, मुझे लगता है जिस तरह से बीजेपी ने पिछले कुछ दिनों में पॉलिटिकल मैनेजमेंट किया है, उसमें बहुत उनकी एक तरह से विफलता दिखती है कि अगर आप बड़ी नेशनल एग्जीक्यूटिव कर रहे हैं, जहां आप मीडिया को बता रहे हैं कि यहां हम एक बड़ी घोषणा कर रहे हैं, तो उसके पहले आपने अपने पार्टी में आम राय बनानी चाहिए थी। अगर आपको कोई भी संकेत मिलता कि अडवाणी जी जैसे बड़े नेता और कुछ और बड़े नेता जिनका आपने जिक्र किया इस बात से खफा है, पार्टी के एग्जीक्यूटिव में नहीं आएंगे, तो आपने कहीं ना कहीं एजेंडा बदलना चाहिए था। अभी तक 12 महीने हैं, ये जल्दबाजी क्यों? क्या दबाव चल रहा है? ये जो बात बार बार आ रही है कि कार्यकर्ताओं का दबाव, कहीं कार्यकर्ताओं का होटल मैरियट में ये एग्जीक्यूटिव हो रही है, बड़े शांति में हो रही है, क्या ये दबाव है? ये दबाव मीडिया ने किया है। ये मीडिया ने दबाव किया है कि कब करोगे नरेंद्र मोदी को, कब करोगे? और बीजेपी इस ट्रैप में फंस गई। बीजेपी ने अगर चाहती थी, अगर उनका पॉलिटिकल मैनेजमेंट होता तो वो चाहती कि 2-3 महीने बाद करती, लेकिन क्योंकि बीजेपी मीडिया के दबाव में आ गई, अब देखिए क्या हो गया है। दुनिया के सामने आपकी जो डिवाइड है वो लोगों के सामने आ गई है। ये बीजेपी की एक तरह, और जबकि ऐसे समय में जब लोग कह रहे हैं कि अगली सरकार आपकी बननी है, आज कौन हंस रहा है? आज कांग्रेसी हंस रहे हैं, क्योंकि कांग्रेसी जो वैसे किनारे पर हो गए, आज उनको लगता है ये जो हिंदू परिवार है या हिंदुत्व परिवार है, इसमें फूट पड़ गई है और हंस रहे हैं ये लोग। तो ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं बीजेपी की विफलता रही है कि आपने पूरी तरह से इस एग्जीक्यूटिव के पहले आम राय बनने की कोशिश पूरी तरह से की नहीं। बिल्कुल, और उसी कहावत पर मैं फिर से आऊंगा कि गांव बसे नहीं मंगते हान गए। अभी आपको गांव बसाना है तो यूपीए को सत्ता से उखाड़ना होगा। क्या आपने यूपीए को एक लाइफलाइन दे दी है? अंतिम पड़ाव पर यह अहम सवाल।